बच्चों देखो, आप लोगों ने कुछ पूछा था, बेसिक बताओ है ना, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन को मान लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मोल परसेंटेज ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मोल परसेंटेज ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल परसेंटेज ऑफ ए में। देखिए एक चीज समझो ना, फ्रैक्शन किसी भी चीज को 1 में से बताता है, मतलब फ्रैक्शन में जो चीज टोटल होती है वो 1 होती है। देखो ऐसे देखो, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, परसेंटेज में कोई भी चीज जो होती है वो टोटल 100 होती है। ये सब बेसिक बता रहा हूं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए चाहिए। अच्छा, कभी भी अगर आपको हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल करना हो, कभी भी हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल कभी भी करना हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। मान लो अगर सॉल्वेंट वाटर है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, स्टैंडर्ड लेवल पर जी के लिए, नीट के लिए, IIT एडवांस के लिए ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पार्शियल प्रेशर है ना गैस का, वो कैसे निकाल सकते हो? टोटल प्रेशर जो दे रखा हो गैस का, और इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पार्शियल प्रेशर। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अगर आप मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो मोल परसेंटेज ऑफ ए में आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो मोल परसेंटेज ऑफ बी में आ जाएगा। फ्रैक्शन टोटल रिजल्ट को 1 में से बताता है, परसेंटेज टोटल रिजल्ट को 100 में से बताता है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये डायरेक्ट नहीं आया, ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट नहीं आया है, आप समझो मेरी बात को, ये डायरेक्ट नहीं आया है। हमने सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लिखा था कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बताओ, जरा बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ जगह है। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती थी, याद करो, मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी को हेनरी ने किसके टर्म्स में बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, है ना। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है KH, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड को हम लोग लिख लेते हैं N गैस अपॉन N गैस, और मान लो अगर वो लिक्विड वाटर है तो N वाटर। अभी मैंने आपको समझाया था ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, इससे बनाया, क्योंकि जो मोल्स होते हैं ना वाटर, क्योंकि ये गैसेस, हेनरी लॉ ऐसी गैसेस के लिए वैलिड है जो बहुत ही कम सॉल्युबल होती है वाटर में, तो जो N वाटर है ना काफी ज्यादा होता है N गैस से। ये जो N गैस है ना ये नेग्लिजिबल हो जाता है, और जब N गैस नेग्लिजिबल हो जाता है तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो पार्शियल प्रेशर को निकालना मतलब उस गैस का, बात ये है कि वो गैस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएगी उतना उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। ये हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ ने यही तो बताया था। अब KH की जो वैल्यू है, KH एक कांस्टेंट है, KH की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। KH की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट पे। समझे मेरी बात? ये वाली बात हम लोग थोड़ी देख लो कि मोल, अगर आप मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल परसेंटेज। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी, NCERT में एक ऐसा क्वेश्चन है, पहले इतना आप नोट कर लो। किया नोट? इतना नोट किया? आप यहाँ मेरी एक बात समझो जो मैं बताना चाहता हूँ, नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट कर दो। ऐसा नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर दो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल्स। परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मोल्स बराबर। अगर कहीं आपको वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा हो तो आप उससे मोल्स परसेंटेज निकाल सकते हैं, और मोल परसेंटेज से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बोलो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम से परसेंटेज बाय मोल्स, और मोल्स से मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स के मैंने 3-4 फॉर्मूले सिखाए थे।
एक तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, एक फॉर्मूला हो गया। एक मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एक मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक मैंने मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला सिखाया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये फॉर्मूले यूज होते हैं, बट ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोल्स ऑफ गैस निकाले जाते हैं जब वो गैस किस पर हो, एसटीपी पे। अगर मान लो वॉल्यूम एमएल में है तो हम यहाँ लिख सकते हो वॉल्यूम एमएल डिवाइडेड बाय 22400 ml। ये कहानी है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मोल्स एक दूसरे में रिलेशन है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मोल्स का एक दूसरे में रिलेशन है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑलवेज परसेंटेज बाय मोल्स के बराबर होता है। ये नोट कर लो, मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। ये मोल्स का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। ये रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको मालूम है जब हम एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड गैस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक होता है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है इनके बीच में। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया मतलब अब इससे ज्यादा ये गैस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इससे ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकती। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिखा था कि जो डिसॉल्यूशन है, डिसॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड is an exothermic process। अब आपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सिस्टम तो अपनी एनर्जी कम कर रहा है रिलीज करके। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने इसको एनर्जी दी है, एनर्जी दी है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो जो गैस है वो लिक्विड से अलग होने लग जाएगी, मतलब गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लग जाएगी। इसी पे तो पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कोल्डर रीजन में, एक्वेटिक स्पीसीज कोल्डर रीजन में मोर कंफर्टेबल देन हॉटर रीजन। ऐसा क्यों है बताओ, बताओ जल्दी बताओ, हॉटर रीजन ऐसा क्यों है जल्दी बताओ। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर रीजन देन इन हॉटर रीजन। रीजन क्या है, कोल्डर रीजन में टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर ज्यादा है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर अगर ज्यादा है तो कोल्डर रीजन में टेम्परेचर कम है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कोल्डर रीजन में। सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की अगर ज्यादा है तो एक्वेटिक स्पीसीज वहीं की तरफ मूव करेगी। तो ये भी एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट किया? अब मत पूछना प्लीज, है ना बेटा, है ना, ये चीजें मैंने बहुत बार बता दी हैं। अब अगर आपको नहीं आ पा रही है तो आप मुझे डाउट में कुछ लिख कर पूछिए। तो आप यहाँ पे समझो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हेनरी लॉ ऐसी गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, द गैस विच आयोनाइज इन वाटर,
जो गैस आयोनाइज होंगी वाटर में उनके लिए हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। दूसरा, हेनरी लॉ लेस सॉल्युबल गैसेस के लिए होल्ड करता है, लेस सॉल्युबल गैसेस के लिए होल्ड करता है हेनरी लॉ, जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे CH4, जैसे CO2 एक्सेट्रा। जो गैस आयोनाइज हो जाती है वाटर में उनके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, जो गैस होनी चाहिए गैस इज एट लो प्रेशर, मतलब वो गैस आपकी लो प्रेशर पर होनी चाहिए। तो अगर आप उस पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, वो जो गैस है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से वो बता दूं, डीकम्प्रेशन। अब आप मुझे डाउट भेजेंगे ना, डीकम्प्रेशन या फिर इसको एक टॉपिक और बोलते हैं बेंड। अब होता क्या डीकम्प्रेशन में, समझ लो, फिर से समझ लो, एक दो बार और समझोगे तो बार बार समझने पे एक चीज बड़ी आसान लगने लगती है। आलस मत करो, जितनी बार भेजा उतनी बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। एक बार नहीं आए फिर पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा। क्रिटिकल कंडीशन इस समय है ना, दिक्कतें देखें आप कितनी ज्यादा हैं, तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ, आप भी थोड़े परेशान हैं, तो तुम दोनों को समझौता करके चलना पड़ता है ना। डीकम्प्रेशन और बैंड क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लो एक स्कूबा डाइवर जो पानी में छलांग लगाते हैं, स्कूबा डाइवर, वो अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो अगर वो अपने सिलेंडर के अंदर नॉर्मल एयर लेके जाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर उस सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन है, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो बढ़ेगी। अब भैया ऑक्सीजन तो काम आ जाती है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी। ऑक्सीजन तो हमारे लिए फायदेमंद है, वो तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स उसे क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। बट जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारी बॉडी में अकुमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है जब प्रेशर हाई है। दिक्कत अभी नहीं होगी चालू। अब आपने प्रेशर क्या किया, कम किया, अब सरफेस पे आ गया स्कूबा डाइवर, अब स्कूबा डाइवर सरफेस पे आ गया तो प्रेशर कम किया। अब प्रेशर कम किया तो जो ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, ज्यादा प्रेशर की वजह से जो डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन थी वो निकलेगी बाहर। ये नाइट्रोजन एकदम नहीं निकल पाती, ये बबल बनाना चालू कर देती है, बबल के फॉर्म में निकलती है, और ये हमारे टिश्यूज से ये बबल्स ये स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज के साथ। भाई समझो ना, जब प्रेशर कम होगा तो जो नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हुई थी वो बाहर निकलेगी, जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई थी वो बाहर निकलेगी। भाई कम प्रेशर होगा तो कम सॉल्युबिलिटी होगी, तो ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलती है तो ये बबल्स के फॉर्म में बबल्स बना लेती है बाहर निकलते वक्त, और ये बबल्स स्ट्राइक करते हैं हमारे टिश्यूज से, ये ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को, ये हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, ये क्लॉट कर देते हैं, ब्लड में क्लॉटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक जबरदस्त पेन होता है। उसी पेन को बैंड कहते हैं, अब इससे बचना है तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल एयर है उस सिलेंडर के अंदर उसको डाइल्यूट कर देते हैं विथ हीलियम। नॉर्मल एयर को डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से, तो ये हीलियम पार्शियली रिप्लेस करती है नाइट्रोजन को, और हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफी कम होती है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफी कम होती है। तो इसकी वजह से बैंड और जो टॉक्सिक इफेक्ट है नाइट्रोजन के वो हट जाते हैं, इसकी वजह से बैंड कम होते हैं, पेनफुल इफेक्ट कम होता है। तीसरी एक बीमारी है जिसका नाम है एनोक्सिया। जो माउंटेन क्लाइंबर है ना,
जो माउंटेन क्लाइंबर हैं और जो हिल एरिया में लोग रहते हैं उसमें प्रेशर कम हो जाता है हाइट के साथ। अगर आप हाइट बढ़ा देते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, और ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन ब्लड में कम होगी तो नर्वस सिस्टम तक कब पहुंचेगी, तो इसमें थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। थिंकिंग एबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, समझो ना, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। प्रेशर को कम करोगे तो हाइट के साथ प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है, नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इसी बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ एंड दिस टॉपिक इज टोटली कंप्लीटेड फॉर IIT as well as for NEET. Okay, thank you.